हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्सेस जे सेंटर। आज हम लोग देखें क्लास 9 का जो अगला टॉपिक है वो है क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति। तो फ्रेंड्स, जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज बात करेंगे, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। ठीक है, आप ध्यान से देखो, फ्रांस की महिलाओं के लिए क्रांति तो बहुत जरूरी था क्योंकि वहाँ की महिलाओं को बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया। तो उन अधिकारों को अगर वंचित रखने से महिलाएं तो क्रांति करेंगी, इसके लिए खूब सारा आंदोलन है। इनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे महिलाओं के द्वारा आंदोलन किए गए, क्या क्या चीजें हुई। ठीक, शुरुआत करते हैं यहाँ पर। क्योंकि देखेंगे कि फ्रांस में जैसे ही ड्रेपी शासन लागू हो जाता है ना, उसके बाद से देखा जाने लगा तो सरकार ने क्या किया, महिलाओं को बहुत सारे राइट्स जो बोल कर दिए गए थे उन राइट्स को नजरअंदाज किया गया। उसके बाद वहां की महिलाओं को कुछ कुछ जो पहले से अधिकार थे, क्योंकि उनको भी ज्यादा कोई कौशल प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। पहली बात, वहां की महिलाओं को स्कूल कॉलेज जाने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। पहला और दूसरा जो स्टेट था, इनकी जो लड़कियां थी वो स्कूल में पढ़ने जा सकती थी, अदरवाइज दूसरे नहीं जा सकते थे। थर्ड स्टेट वाले ये लोग मूलतः काम करते थे क्या, सिलाई कढ़ाई का काम करते थे। ठीक, सिलाई बुनाई का काम करते थे, घरों में काम करते थे। ठीक है, नौकर की तरह, नौकर के रूप में। ठीक ठीक, दूसरी बात ये पानी लाने का काम करते थे। फिर ये बच्चों का पालन पोषण करते थे, बच्चों का पालन पोषण करने का काम करते थे। ये सारे कामों में इनको इन्वॉल्व किया जाता। पावरोटी लाने का काम इसको दिया जाता था, पावरोटी लाने का भी काम ये लोग करते थे। ये तमाम तरह के काम जो है इन लोगों को करने का अलाव था। तीसरे स्टेट की महिलाओं की हम बात कर रहे हैं कि वही लोगों को ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे। इन लोगों ने क्या सोचा कि अगर यदि महिलाओं को अगर पुरुषों के समान अधिकार न दिया जाए तो हमारा अधिकार कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है, हमें शोषण किया जा रहा है। हमें क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए महिलाओं ने खूब सारे प्रयास किए। उन लोगों ने पहला प्रयास क्या किया कि शहर के अधिकतर जगहों पर इन लोगों ने महिलाओं के द्वारा आंदोलन शुरू किए। महिलाओं द्वारा आंदोलन शुरू किया गया और इस आंदोलन में एक चीज का काम किया गया, वो ये है, शुरू किया गया वो ये है कि इन लोगों ने संघ बनाना शुरू किया। ठीक, राजनीतिक संघ बनाना शुरू किया या महिलाओं का संघ बनाना शुरू किया। और इस संघ में महिलाओं की बेहतरी के लिए बात किया जाता था, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, महिला सशक्तिकरण का काम कैसे किया जाएगा, इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा की जाने लगी थी। सारे उसमें महिला पार्टिसिपेंट ही हुआ करते थे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता था। तो महिलाओं के द्वारा ही राजनीतिक संघ बनाए जाते थे और इस संघों में महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए चर्चाएं की जाती थी। उत्थान की चर्चाएं की जाती थी। और ये जो संघ की संख्या इन लोगों ने बनाई थी वो 60 क्लब बनाए थे, यानी बोल सकते हैं क्लब या संघ एक ही बात। तो 60 के लगभग इन लोगों ने क्लब बनाए थे। उनमें से एक क्लब बहुत ज्यादा मात्रा में फेमस था, द रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन ऑफ वुमेन्स क्लब। ये जो क्लब था वो काफी ज्यादा फेमस था क्योंकि इसमें महिलाएं बहुत ज्यादा मात्रा में एसोसिएट हुई थी, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें जुड़ी थी और इसका बहुत ज्यादा काम करने का नजरिया अलग था। इसमें ज्यादातर जो महिलाएं थी वो जागरूक महिलाएं, और इन जागरूक महिलाओं के द्वारा इसका जो निर्माण किया गया था, द रिवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन ऑफ वुमेन्स क्लब। और इस क्लब ने पूरा फ्रांस में क्या किया था, 60 के आसपास क्लब का निर्माण किए थे जिसमें राजनीतिक चर्चे भी की जा रही थी। फ्रांस की जो महिलाएं थी उनको इस बात का ज्यादा दिक्कत था क्योंकि फ्रांस में महिलाओं को सिवाय घर के अलावा, घरेलू काम के अलावा कोई दूसरे कामों पर अधिकार नहीं दिए थे। न तो वो स्कूल जा सकती थी, न वो कोई कौशल प्रशिक्षण ले सकती थी, न वो कहीं जॉब कर सकती थी, और नहीं कभी एमएलए एमपी बन सकती थी, नहीं कभी नेता वगैरह बन सकती।
इन सारे तमाम चीजों में उनसे उनको वंचित रखा जाता था। इसलिए महिलाओं ने एक जोरदार आंदोलन किया और उस आंदोलन में इस पार्टी ने, इस क्लब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसमें ये बात रखा गया कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया। पहली बात उन लोगों को गुस्सा तब आया था जब उन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया, निष्क्रिय जो नागरिक का दर्जा दिया गया था। निष्क्रिय नागरिक क्या होता था, हम लोग बात कर चुके थे सक्रिय और निष्क्रिय की बात पहले। सक्रिय बोलते थे जो 25 साल जिसके 3 दिन की मजदूरी की समान कर चुका पाता, सक्रिय बोलते थे। अदरवाइज बाकी सारे वुमेन्स हो गए, चाइल्ड हो गया, जो नहीं चुका पा रहे उनको निष्क्रिय कहा जाता था। तो निष्क्रिय में भी रखा गया किनको, महिलाओं। उनको गुस्सा इसलिए आया कि अभी तक हम लोग को सक्रिय कोई नहीं किया जा रहा है, तो निष्क्रिय करने से आगे उनके वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए, उनको कहीं से न वोट में खड़ा होने का अधिकार था। दूसरी बात, उनको कोई भी राजनीतिक पद पर बनाया नहीं जा सकता, उनको राजनीतिक पद का अधिकार ही नहीं दिया गया था। तो ये सारे कारण थे राजनीतिक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि महिलाओं को कि कौन से राजनीतिक कारण से वंचित रखा गया था, तो पहला इसका क्या होगा, मताधिकार। इनको मताधिकार से वंचित रखा गया था। दूसरी बात बोला गया था क्या कि इनको राजनीतिक पदों से वंचित रखा गया था, वंचित किया गया था। तीसरा बात इनके द्वारा बोला गया था कि राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया गया था, राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई थी। इन लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए, नहीं की गई। तीनों बात ध्यान रखो, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सा जो है राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की, तो मताधिकार, राजनीतिक पदों से वंचित किया जाए। ये तीनों अधिकार और राजनीतिक अधिकार से वंचित किया गया था पूरे फ्रांस की महिलाओं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ समझ में आया कि जो क्रांतिकारी जो सरकार बनी बाद में, इन लोगों ने ये सारे प्रस्ताव क्रांतिकारी सरकार के बीच इन लोगों ने रखा था। क्रांतिकारी सरकार ने देखो को बहुत महत्वपूर्ण सुधार की महिलाओं के संबंध में। उन लोगों ने जो पहला सुधार किया था वो ये था कि हर महिलाओं के लिए, हर लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को कंपल्सरी कर दिया गया, पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया। हर लड़कियां पढ़ सकती, शादी के लिए जबरन नहीं कर सकते। उनके घरों के गार्जियन होते थे, शादी को अनुबंध बना दिया, इनमें दोनों की सहमति क्या होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। तीसरा बात बताया गया कि जो तलाक होता है, तलाक को लीगल बना दिया गया, कानूनी रूप बना दिया गया। ये जो तलाक होता है उसको क्या बना दिया गया, कानूनी रूप बना दिया गया। चौथा, इन लोगों ने क्या किया कि महिलाओं को भी या लड़कियों को भी प्रशिक्षण दिया जाए, उनको भी रोजगार का अवसर दिया जाए, उन लोग भी बिजनेस कर सकती, उन लोग भी राजनीतिक पदों में जा सकती। इन लोगों ने खूब अच्छे तरीके से इन सारी चीजों का जो है विरोध किया और उसमें क्रांतिकारी सरकार ने इसको मानने के लिए भी काफी संघर्ष भी किया और उन्होंने इन लोगों को अधिकार दिया। फ्रांस की महिलाओं के ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में सुधार हुए। उनमें से पहला इन लोगों ने पूरे स्कूल की स्थापना की, महिलाओं के लिए भी स्कूल स्थापना की, इसमें सारे लोगों क्या हो गए, स्कूल की स्थापना की गई। बहुत सारे सब पढ़ सकती, पहले तो पढ़ने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो जो फर्स्ट और सेकंड वाले लोग थे, तीसरे स्टेट के जो काफी हाई क्लास वाले लोग थे, वो लोग तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन ये जो किसान का बेटी लोग होते, या तो फिर देखो नॉर्मल जो लेबर्स, इनके जो बेटियां होती थी, इनको पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया गया। इस वजह से क्रांतिकारी सरकार ने इनके लिए कई सारे स्कूल्स खोले। दूसरी बात, इनको कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए, इनको प्रशिक्षण दिया जाना, स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया, शादी को अनुबंध बना दे, उसको मर्जी नहीं, बाध्य नहीं कर सकते शादी करने के लिए एज से पहले। ये सारी तमाम तरह की चीजें जो है सुधार की गई फ्रांस की महिलाओं के लिए, है नहीं। और अंततः यहाँ की महिलाओं को जो 1946 में वोटिंग राइट्स दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, फ्रांस की महिलाओं को वोटिंग राइट्स कब दिया गया था, मताधिकार कब दिया गया था फ्रांस की महिलाओं को, तो ध्यान रखना वो 1946 में मताधिकार दिया गया था फ्रांस की महिलाओं को। तब से लेकर आज तक वहां की महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार दिया गया। तो समझ सकते हो 1789 में आंदोलन शुरू हुआ फ्रांसीसी क्रांति, और महिलाओं को वोटिंग राइट्स कब दिया गया 1946। कितना दिन का गैप है, कितना साल का गैप है, और इतने सालों तक महिलाओं के द्वारा तो आंदोलन ही किए गए। और क्या किए, आंदोलन के तहत इन लोगों ने लड़ झगड़ के अपना अधिकार को वापस ले लिया। तो महिलाओं को आज हर देश उसका सशक्तिकरण चाहता है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ समान रूप से काम करें, उनकी मजदूरी भी समान काम के लिए समान वेतन दिया जाता है।
आज देखो कि बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें देखो महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन में भी क्या किया जाता है, बहुत ही डिफरेंस है, भेदभाव है कि नहीं। किसी लेबर को देखो तो ज्यादा पेमेंट दिया जाता है, रेजा जो काम करते उसको कम पेमेंट दिया जाता है। लेकिन सरकारी सुविधाओं में ऐसा नहीं है। सरकारी टीचर मान लीजिए जेंट्स टीचर, फीमेल टीचर और मेल टीचर दोनों को सैलरी समान दी जाता है। ऐसे नहीं कि किसी को वहाँ कम और किसी को ज्यादा, वहाँ तो सरकार समान काम के लिए समान वेतन के लिए प्रावधान करती है। और इसके संविधान में आर्टिकल 38 क्या कहता है भारत संविधान, समान काम के लिए क्या किया, समान वेतन दे। इस चीज का वो सरकार भी पालन करती है, लेकिन हम निजी आदमी लोग इस चीज का पालन नहीं कर पाते। ठीक है, तो हालांकि ये भी धीरे धीरे आने वाले समय में हो जाएगा। लेकिन महिलाओं ने काफी ज्यादा मात्रा में संघर्ष के फ्रांस के अंदर अंततः उन लोगों ने 1946 में क्या कर दिया, वोटिंग अधिकार ले लिया, मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार महिलाओं के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ, क्योंकि महिलाओं को उस समय महिलाओं की समस्याओं को कोई भी नेता उस समय पूछता ही नहीं था। इस वजह से इन लोगों ने सोचा कि जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक हमारा पावर नहीं समझ में आएगा लोगों को, तब तक हमें कुछ तरह काम नहीं करने को मिलेगा। और यही वजह हो गया कि इन लोगों को 1946 में अंततः फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिया गया क्रांतिकारी सरकार को। ठीक है, तो ये सारे देखे हम लोग क्या महिलाओं के लिए भी कितनी सारी क्रांति हो, कितने सारे क्लब बने, कितने सारी पार्टियां बनी, और जिनके द्वारा काम किया गया। सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम करते थे, घरेलू कामों में इनको इंगेज रखा जाता था। न तो इनको कोई स्कूल की व्यवस्था थी और न ही इनके लिए कोई कौशल प्रशिक्षण जो कोई कहीं जॉब कर सके या कहीं और काम कर सके, है कि ना, बिजनेस कर सके। ये सारे तमाम चीजों से वंचित किया जा रहा था, जिसकी वजह से महिलाओं ने फ्रांस में क्या किया, क्रांति की। हम लोग यही टॉपिक में पढ़े कि क्या क्या क्रांति है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये डाटा याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी डाटा याद रखोगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको फॉर्म किया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखोगे। है कि नहीं। क्लब कितने बनाए थे इन लोगों ने, 60 क्लब बनाए थे, जिसमें से एक क्लब जो फेमस था वो द रिवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन ऑफ वुमेन्स क्लब, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट वन। ठीक है, अगला जो टॉपिक है दास प्रथा का उन्मूलन, यानी हम लोग देखेंगे कि स्लैविक सिस्टम को कैसे एबॉलिशन किया गया फ्रांस में, उसके बारे में जानेंगे। दास काफी ज्यादा फेमस थे वहां पर पूरे यूरोप में, क्योंकि यूरोप के लोगों के द्वारा अफ्रीका के द्वारा क्या किया गया था, काफी ज्यादा मात्रा में दास प्रथा फैलाया जा रहा था। दास प्रथा देखोगे ये एक जगह है जिसका नाम है कैरिबियाई आइलैंड, कैरिबियाई द्वीप। इस द्वीप के 3 क्षेत्र थे, एक का नाम था मार्टिनिक, दूसरे का नाम था गॉर्डेलॉक, तीसरा नाम था सैन डोमिंगो। तीनों याद रखोगे, एग्जाम में पूछा जाए। कैरिबियन आइलैंड का 3 प्लेस का नाम मार्टिन, गॉर्डेलॉक एंड सैन डोमिंगो। यहाँ पर खूब सारी चीजों का प्रोडक्शन होता था, जिसमें देखो तंबाकू का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, नील की खेती होती थी, चीनी की, कॉफी, चाय का कॉफी होता था, कॉफी चाय, इन सारी चीजों की यहाँ पर खेती होती थी भरपूर मात्रा में। एक बार क्या हो गया, यहाँ के लोगों ने काफी ज्यादा विरोध कर दिया अपने सैलरी को लेकर, वेतन को लेकर, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में कमी हो गई वर्करों। तो जब मजदूरों की कमी हो गई तो यहाँ पर इन सारी चीजों का प्रोडक्शन होगा, उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लेबर ही नहीं रहेगा। तो इन तीनों जगह फेमस था इन सारी चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक, लेबर यहाँ नहीं बचे, लोगों ने इनकार कर दिया, बोले कि हम कम वेतन में काम क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। दासों ने इनकार कर दिया, दास को हम मजबूरी तरीके से वहां पर जो काम करने के लिए रखा जाता है, यानी नौकर की तरह, पूरा बंधुआ मजदूर जिसको बोल सकते। इन लोगों ने जब मना किया, इन लोगों ने क्या सोचा कि अब अफ्रीका के लोगों को हम दास के रूप में जो है ला सकते हैं, उन लोगों को काम कराने में इन्वॉल्व। पूरे उस समय देखोगे 3 कॉन्टिनेंट के बीच जो है दास का काम किया जाने लगा। एक कॉन्टिनेंट का नाम है यूरोप कॉन्टिनेंट, दूसरे का नाम है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महादेश, और तीसरा अमेरिका। ठीक, इन तीनों के बीच जो दास होता था, इसी को कहा जाता था त्रिकोणीय दास व्यापार। त्रिकोणीय दास व्यापार, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता, त्रिकोणीय दास व्यापार किन के बीच होता था, किन किन महादेश के बीच? तो ध्यान, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। यूरोप के लोग बहुत चालाक थे, ये लोग क्या करते थे, अफ्रीका के लोग सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए मूर्ख व्यक्ति थे तो वो कौन लोग थे, अफ्रीका। अफ्रीकन को काफी ज्यादा देखो
अफ्रीका के लोगों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था किन लोगों ने? यूरोप के लोगों ने इन लोगों का। कहाँ? एक अमेरिका में भी और दूसरा यूरोप में भी किया था। आप ध्यान से देखोगे अफ्रीका है, अफ्रीका महादेश देखोगे ऐसा जगह है जो काफी ज्यादा मात्रा में वहां पर बारिश होती है और धूप भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि विश्वत रेखा के नजदीक में कौन सा है? अफ्रीका महादेश। तो वहाँ काफी ज्यादा धूप भी पड़ती है, काफी ज्यादा वहाँ क्या पड़ती है? बारिश भी होता है। तो वहाँ के लोगों को ज्यादा धूप सहने का भी आदत था, यानी कष्ट सहने, क्योंकि धूप में भी काम करेगा ना, तो ज्यादा धूप सहन करने की क्षमता भी थी उसके शरीर में, और ज्यादा बारिश को भी झेलने की क्षमता थी किन के शरीर में? अफ्रीकानी का। इसीलिए उनका शरीर बहुत मजबूत होता था, इसीलिए उनका शरीर क्या होता था? बहुत मजबूत, काम करने में माहिर होते थे। ये लोग तो, यूरोप के लोग तो काफी ठंडे प्रदेश में रहते थे, उनके शरीर में कोई जान ही नहीं, वो लोग काम कर पाएंगे क्या? नहीं। इन लोगों ने विचार, अमेरिका भी काफी ऊपर में है तो वो भी काफी ठंड वाला जगह है, तो वो लोग भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अफ्रीका जो है, जो भूमध्य रेखा के पास में स्थित है, और यहाँ के लोगों की जो इम्यून सिस्टम है काफी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ के लोगों को काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए यूरोप के लोगों ने अफ्रीका के लोगों को दास के रूप में लाकर यूरोप और अमेरिका दोनों जगह पर काम करवाना काम किया, क्योंकि अमेरिका पर भी कब्जा किसका था? यूरोप वासियों का ही था, यूरोप के कुछ ब्रिटेन लोगों का ही वहां पर कब्जा था। तो इन लोगों ने देखो कैसा दिमाग लगाया कि जो लोग उस क्लाइमेट को सहने की क्षमता रखते हैं, काम करने का काफी ज्यादा आदत है, लेबर टाइप का पूरा काम करा देगा, इन लोगों में झेलने के शरीर में ताकत बहुत होती है। इसलिए देखो यहाँ के लोग काफी ज्यादा काला होते हैं, इसलिए काला महादेश भी कहा जाता है, इसको अंध महादेश भी कहा जाता है अफ्रीका को। ठीक, इतने सारे इनके गुण होने की वजह से यहाँ के लोगों को, इन लोग क्या करते थे, यूरोप में इन लोग ले जाते थे, किसी को अमेरिका ले जाते, जहां जरूरत पड़ी वहां जो बागान होते थे, चाहे चाय का बागान हो, चाहे कॉफी का बागान हो, इन सारे बागानों में काम करवाने के लिए ले जाया जाता था, यानी बागानों में काम कराने के लिए ले जाया जाता था। ठीक है, इन लोगों को, अफ्रीका के लोगों को काम के लिए। इसके लिए क्या किया जाता था? इसके लिए उन लोगों के द्वारा एक एजेंट रखा जाता था, अफ्रीका से लोगों को भेजना और कैरिबियाई आइलैंड तक पहुंचाना, इनके बीच का काम एक एजेंट करता था, और वही एजेंट के रूप में बहुत सारे लोगों को यहाँ यूरोप पहुंचा देता था, अमेरिका पहुंचा देता था अफ्रीका से। ये लोग क्या करते थे? त्रिकोणीय दास व्यापार में लोग क्या करते थे कि अफ्रीका के जो लोग थे उन लोगों को, है कि नहीं, ये लोग शिप में भर के 3 महीना के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था उन लोगों को, और उनको पर हथकड़ियां पहना देते थे, उनको दागा जाता था, नंबर सिस्टम कहा जाता था, कितना लोग वहां पर गए सारा नंबरिंग की जाती थी। तीसरी बात किया जाता था, ये अटलांटिक महासागर से उतर जाते थे, इधर से ये रूट तय था अटलांटिक महासागर। आप वर्ल्ड मैप में देखो तो पता चलेगा अटलांटिक महासागर है का। अटलांटिक महासागर होते हुए लोग कैरिबियन द्वीप समूह पहुंचते थे, और लगभग 3 महीना का वक्त लगता था उन लोगों को, जितना जबरन ठूसा जाता था अफ्रीका के लोगों को यहाँ पर काम कराने के लिए, या तो यूरोप या तो अमेरिका ले जाया जाता था यहाँ के काम में। कैरिबियन आइलैंड लाया गया, मार्टिनिक, गॉडेलप, सैंट डोमिंग। जहाज जहाँ उतरती थी उनको बंदरगाह कहा जाता था। उस समय 2 बंदरगाह बहुत फेमस थे, उन दोनों बंदरगाह का नाम लिख लोगे आप। कैरिबियन आइलैंड के 2 बंदरगाह थे, एक का नाम था बोर्दे, ठीक है, और एक का नाम था नानते। ठीक, ये दोनों बंदरगाह थे। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है बोर्दे और नानते क्या है, तो ध्यान रखना ये दोनों क्या थे? बंदरगाह थे, जहाँ पर शिप को ठहराया जाता था और उसके बाद जो है सारे लोगों को वहां से निकाला जाता था शिप। इससे क्या हुआ? देखो, जिस देश में या किसी भी राज्य में अगर जहाँ बंदरगाह है वहां पर लोगों को काफी रोजगार मिलता है। आज भारत का साउथ इंडिया इतना डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादातर बंदरगाह समुद्र के किनारे, तो वहां पर एक्सपोर्ट और आयात निर्यात का काम होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है, इस वजह से वहां का कायाकल्प भी हो जाता है। साउथ इंडिया ज्यादा डेवलप है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। भारत का उत्तर भारत जितना डेवलपमेंट नहीं है ना, उससे ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? साउथ इंडिया में। रीजन ये भी है, ठीक, हालांकि और भी। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये सारे जो बोर्दे और नानटेस में ठहराया जाता था, इससे क्या हुआ? इन दोनों में व्यापार काफी ज्यादा फलने फूलने लगा, और यहाँ पर क्या हुआ? खूब दासों को लाया जाने लगा, नौकर को लाया जाने लगा, बंधुआ मजदूर को लाया जाने लगा, और पूरा इन जगहों पर काम किया जाने लगा। इससे फायदा क्या हुआ? इन सारी चीजों का उत्पादन में वृद्धि हो गया। इन सारे का उत्पादन में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। जब उत्पादन में वृद्धि हो गया तो लोगों को रोजगार भी अच्छे आने लगे। लेकिन जो लोग यहाँ काम करते थे दास, उन लोगों की नई नींद हराम होने लगी,
उन लोगों को जबरदस्ती काम करवाया जाता था, और जबरदस्ती काम करवाने की वजह से उनकी तबीयतें भी धीरे धीरे क्या होने लगी, खराब होने लगी। जब ये देखा जाने गया लगा कि खूब सारे कंप्लेन आने लगे वहां पर दासों से रिलेटेड, वहां की सरकार ने देखो कि क्या किया, सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था उस समय। क्यों? क्योंकि ये सारा दास का जो काम करता था वहां के उस समय के जो व्यापारी जो लोग थे, जो लोग सरकार को ज्यादा टैक्स पे करते थे, वो लोग दास को लाने का काम करते थे। तो दास के खिलाफ जो काम करते थे उन लोगों के खिलाफ सरकार एक्शन नहीं ले सकती थी उस समय। क्यों? क्योंकि आज देखो मान पूजा मुकेश अंबानी के खिलाफ भारत सरकार कोई एक्शन लेगी? कितना टैक्स देता है। अडानी के खिलाफ कोई लेगी एक्शन? नहीं। इतना टैक्स देता है, पता इन कंपनी को यदि हम कुछ करें छेड़खानी तो टैक्स हम ही लॉसेस होंगे। उस समय जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, इनके द्वारा ये पता किया गया कि आप जो है, लेकिन काफी ज्यादा उन लोगों को मजबूर भी किया गया बाद में। पहले तो सरकार डरती थी कि इन लोगों के ऊपर कोई कुछ करे तो हो सकता है टैक्स नहीं देगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा, सरकार कैसे चलाएंगे। ऐसे में शुरुआती दौर में तो उन लोगों पर कुछ तरह उतना रिस्ट्रिक्शंस रूल नहीं लागू की, लेकिन अंततः वहाँ की जो पार्लियामेंट है उनको भी बिल लाना पड़ा 17 से 94, और वहाँ पर क्या किया गया, इन लोगों को 1794 में दासों के लिए कुछ स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई। बोला गया कि इन लोगों को भी स्वतंत्र है अपने तरह से जीने काम करने का, ये नहीं कि तुम दास के रूप में उसको लाते हो और 15 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम करवाते हो, जी मार के हालत खराब करते, ऊपर से सैलरी भी नहीं देते। पूरे फ्रांस में दास लोगों ने खूब मेहनत की, खूब आंदोलन की। अफ्रीका के लोग, आज भी देखो अफ्रीका के लोग यूरोप में भारी मात्रा में पाए जाते हैं, अमेरिका में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। आज भी जितने भी काले लोग हैं ना अमेरिका में, वो सारे कहाँ के लोग, अफ्रीका के लोग हैं। इनके बीच आज भी मतभेद होता है अमेरिका में, क्योंकि लोग जाकर वहां पर बस गए, अंग्रेजों ने बसा दिए, आज भी रह रहे हैं वहीं पर, है कि नहीं? इनके बीच काफी सारे भेदभाव भी होते हैं। ठीक है, तो आज क्या हुआ कि उस समय जो स्वतंत्रता के लिए खूब सारे इन लोगों ने लड़ाई ली कि हमें भी आपका अधिकार दो। अंततः 1848 में इन लोगों को दास प्रथा से क्या मुक्ति मिली। एग्जाम क्वेश्चन पूछा, दास प्रथा का उन्मूलन फ्रांस में कब हुआ था? 1848 में। ठीक है, दास प्रथा का क्या हो गया, उन्मूलन हो गया। दास प्रथा का उन्मूलन, ये बात ध्यान दो, दास प्रथा का उन्मूलन 1848 कहाँ पर? फ्रांस में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम यहाँ 27 से ध्यान। ठीक है, तो दास प्रथा के क्या कर दें, यूरोप में उन्मूलन कर दें। ठीक है, तो ये था हम लोग का ये टॉपिक। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।